हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि बीसीसीएल का जो मपअप का काउंसलिंग का अपडेट आया था वो आपका अपडेट रिजल्ट आ चुका था और आपको 18 तारीख से बुलाया गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीक़े से आपको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है और क्या क्या पार्टिसिपेट करने का रूल हैं और एक्चुअल में आपको कैसे जा करके वहाँ पर बात करके आपको अपने कॉलेज मनचाहा और अपना ब्रांच आपको ले लेना है। ठीक ना। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद से उतना भीड़ रहेगा वहाँ पर, पहली बात है। दूसरी बात है कि वहाँ पर आप होपलेस रहोगे, चूँकि अननोन चीज़ों के साथ है आप डील करने वाले हो। तो आपको किस तरीके से पैसेंस रखना है, क्या चीज़ें रूल है वहाँ पे मपअप के लिए, कैसे आपको कॉलेज में लेना है, कैसे अपने ब्रांच को अपने लेना है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको क्लियर अंदाजा लगेगा कि कैसे वहाँ पे मपअप के लिए क्या रूल रखा गया है। उस रूल को समझना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि किस दिन को कितने लोग वहाँ पे मपअप के लिए जाने वाले रहेंगे और उसमें से आपको कौन सा ब्रांच लेना और किस कैटेगरी से आपको किस कैटेगरी से आपको क्या करना है नहीं करना, पूरा डिटेल्स में मैं बात करूँगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और मेहनत भी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सभी सामान्य कोटि इवार्ड से बुलाया गया। देखिए, इसका सिंपल ये मतलब है कि पहले जो शेड्यूल रखा गया 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 18, 19, 20, 21, 22, ये 4 दिन जो टोटल बनाए गए, 5 दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 दिन जो आपको बुलाया गया है, ये केवल और केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिनका इवार से रैंक दिया गया था। यानी कि देखिए, ये इवार से सभी लोगों को, मतलब 18, 19, 20, 21, 22 तक सभी लोगों को जिनका सामान्य मतलब कि जिनका इवार रैंक है, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। ठीक ना। और 18 के से 22 के बाद से 23 और 24 को कैटेगरी वाइज बुलाया गया। ठीक ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सभी को उनके इवार रैंक के अनुसार रो वाइज लिखा गया है। देखिए, इसका क्या मतलब, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देखोगे जो आपका लिस्ट दिया गया जिसमें आपको बताया गया कि किस दिन को किसको जाना है, तो उसमें आपको कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे किसी का रोल नंबर ऐसे करके लिखा हुआ था, जैसे 11000201 करके था, फिर एक यहाँ पे लिखा था, फिर एक यहाँ पे लिखा था, फिर नीचे में ऐसे करके लिखा था। ठीक ना, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब है कि देखिए, रो वाइज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले इनको प्राथमिकता दिया जाएगा, फिर इनको दिया जाएगा, फिर इनको दिया जाएगा, फिर यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा इनको, फिर इनको, फिर इनको, मतलब रो वाइज आपको क्या करना है, चलना है। तो जिनका पहले पे होगा उनको पहले कॉल किया जाएगा मपअप काउंसलिंग के लिए, फिर उनके बाद सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर ये रो खत्म हो गया, उसके बाद से यहाँ पे आपको चालू होगा। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये वो लिखा हुआ है कि रो वाइज वहाँ पे लिखा गया था। ठीक ना। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही चीज़ है, आपको यही समझना चाहिए था। देखिए, नियम अनुसार यह सुविधा रखी गई है कि यदि कोई संस्थान मतलब जो कॉलेज आप लेना चाहते हो, वो पाठ्यक्रम मतलब कि जो आप ब्रांच लेना चाहते हैं, वो का चुनाव सामान्य मतलब कि इवार के मेगा क्रमांक पर काउंसलिंग में अपनी आरक्षण का लाभ, देखिए यही पॉइंट हाईलाइटेड है, लाभ स्वेच्छा अनुसार तब तक ले सकते हैं जब तक आरक्षण कोटि की सीटें रिक्त रहें। अतः सभी को सामान्य वर्ग से, यानी कि इवार कैटेगरी से, जो उनको भी इवार रैंक है, उस रैंक से सभी को सीट विवरण के दिन आना अनिवार्य होगा। देखिए, ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना, ये पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे को इवार से तो रैंक ज़्यादा है, तो मैं इवार से ना जा करके कैटेगरी से डायरेक्ट लेने जाऊँगा। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना। देखिए, अब ये जो मैं लिखा हुआ इसको और ज़्यादा अच्छा समझा। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जिनको भी इवार से बुलाया गया है, मतलब 18, 19, 20, 21, 22 जिनको भी बुलाया गया, उनको उस डेट पे जाना नेसेसरी है। क्यों जाना नेसेसरी है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, इन्होंने लिखा है कि अपनी आरक्षण का लाभ लेने के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी का रैंक है, जितना भी वो मैटर नहीं करता है, उनको इवार से बुलाया गया मान लीजिए कि 19 तारीख को, और उनको कैटेगरी से भी बुलाया गया मान लीजिए 23 तारीख को। ठीक ना। तो ये 19 को आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 19 को आप जाइएगा तो ये इवार का जो ये सीट है, जो ये आपका जो 19 को आपका सीट बटेगा, वहाँ पे 19 को आपको जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 19 को ही आपको अपना लाभ ले सकते हैं। किसका? आरक्षण कोटि का। ठीक ना। आरक्षण कोटि कहने का मतलब कि अगर आपका कैटेगरी है कोई सा भी, तो उस कैटेगरी का भी फायदा आप इवार से जिस दिन बुलाया जाएगा, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी से जिस दिन उनको बुलाया जाएगा, उसी दिन उसका भी फायदा ले सकते हैं।
लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि ये जो सीट है ना वो सीट आपके लिए खाली होना चाहिए था। अब ये बेशक खाली ही रहेगा, कैसे देखिए बात करते हैं। देखिए अब 18 को या 19 को या 20 को 21 को 22 को किसी को बुलाया गया, अगर वो मान लीजिए कि एससी कैटेगरी से आता है तो एससी कैटेगरी में तो 23 से बुलाया गया है, तो इसके पहले इसमें बुलाया गया तो इस दिन तो ये सीट तो खाली ही रहेंगे ना भाई। तो ये दिन भी जा करके आप अपना एससी वाला कैटेगरी का सीट इधर भी जा करके आप अलॉट करा सकते हो। वहाँ पे बाकायदा आपको काउंसलिंग कैसे बोलना पड़ेगा, कैसे आपको करना है, जैसे कि उनको लगेगा कि आपको देना चाहिए था। तो देखिए पहले आपको बोला जाएगा कि ईवार से आपको लेना है, ये कॉलेज लेना है, आपको बोलेंगे आप नहीं मेरे को ये नहीं लेना, फिर ये लेना नहीं लेना, जो आपको कॉलेज लेना है वो कॉलेज आपको वहाँ पे बताना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बाकायदा आप लोग एक चीज़ होशियारी करिए, एक जो है कि आप पेज लीजिए, ठीक ना, ऐसा कुछ पेज लीजिए आप लोग। और सबसे पहला बात कीजिए, आपको फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट ब्रांच और फर्स्ट कॉलेज कौन सा लेना है एक लिस्ट बनाइए। फिर दूसरे, अगर वो कॉलेज नहीं मिला तो दूसरे पे हमको कौन सा लेना है उसका नाम लिखिए नीचे और कौन सा ब्रांच लेना है। फिर तीसरा का कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है। ऐसे कम से कम 8-10 अपना लिस्ट रेडी रखिए, 8-10 लिस्ट बना लीजिए। और इससे कोई डरने की बात नहीं है, आप इसको फाड़ लेना आराम से, लेकर वहाँ पर जाना बाकायदा, ठीक ना। अब वो आपके काउंसलर पूछेंगे डायरेक्ट कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, कहाँ पर लेना है, कॉलेज कौन सा लेना है। तो आप वहाँ पर लिस्ट में आपको सोचना नहीं पड़ेगा ना, वहाँ पर सीधा आपके पास लिखा रहेगा, आप बताओगे ये ब्रांच लेना है, ये कॉलेज लेना है। अगर वो अवेलेबल है तो आपको देंगे, नहीं अवेलेबल है तो छोड़ देंगे। तो फिर आपको उसी टाइम पे वहीं पे आपको नो करना है कि यही कॉलेज और यही ब्रांच मेरे को अगर ईवार कैटेगरी से मिलता है तो दे दो भाई, मतलब ईवार से जो अनरिजर्व है उससे मिलता है तो दे दीजिए, नहीं मिलता है तो मेरा जो अपना स्पेसिफिक कैटेगरी है, जैसे एससी हो गया, ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, या आप गर्ल्स में है तो आपका आरसी से हो गया, वो भी उसी टाइम पे बोलना है कि अगर मेरे को ईवार से नहीं मिलता है तो यही कॉलेज और यही ब्रांच मेरे को अपने कैटेगरी से आप अलॉट कर दीजिए, ऐसा आपको बोलना है, तभी वो लोग अलॉट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ उन्होंने मेंशन करके रखा है कि स्वेच्छा अनुसार ले सकते हैं आप अपना कैटेगरी का भी फायदा जिस दिन आपको ईवार से बुलाया गया है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए था, आई होप कि आपका क्लियर हो गया। अब देखिए ये पॉइंट का क्लियर हो गया। अब देखिए जो बुलाया गया 18 को, वो कितने लोगों को बुलाया गया है और किस किस लोगों को बुलाया गया, इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं। देखिए 18 नवंबर को बुलाया गया 11 लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे से, जो कि डीक्यू वाले लोग हैं, ठीक है ना, डीक्यू कैटेगरी से होंगे। और ये 220 लोगों को बुलाया गया, ये भी 10 बजे से बुलाया गया, ये अनरिजर्व लोगों को बुलाया, मतलब ईवार से रहेंगे। और ये जो 100 लोगों को बुलाया गया है, ये 2 बजे से लोगों को बुलाया गया, 2 PM से आपको बुलाया गया 100 लोगों को। यानी कि एक दिन देखोगे 18 तारीख को, तो टोटल 18 तारीख को 11, 220 और ये 100, मतलब ये हो गया 320, 320 और 10 330, यानी 331 लोगों को 18 तारीख को बुलाया गया है पूरे काउंसलिंग के लिए। तो देखिए अब आपका सीट जो है 323 है, 323 में आपको 230 लोगों का, 31 लोगों का 18 तारीख को हो जाएगा काउंसलिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो लोग भी 18 तारीख को बुलाया गया है, ये लोग हो सकता है कैटेगरी में भी आ रहे होंगे, तो कैटेगरी वाले दिन अगर इनको कैटेगरी से लेना होगा तो ये इसी दिन जा करके बोलेंगे मेरे को कैटेगरी से दे दे, तो भाई कैटेगरी वाला सीट जा करके इधर जुड़ जाएगा और इसी दिन इनको दे करके हटा दिया जाएगा, मतलब इनका काम खत्म हो जाएगा। अब कैटेगरी वाला जो सीट है उसमें डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट तो होती रहेंगी ना, तो ये आपका बढ़ घट सकता है इस दिन काउंसलिंग के बाद से। अब देखिए इसी तरीके से 19 तारीख को देखेगा तो 19 तारीख को भी 240 लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में बुलाया गया, मतलब 10 बजे से, और 220 लोगों को 2 बजे से बुलाया गया, सॉरी 200 लोगों को। उसके बाद से टोटल देखेगा तो टोटल जो 19 तारीख को बुलाया गया, इसको आप 2 ऐड करोगे तो 200, 200, 400, 440 लोगों को 19 तारीख को बुलाया गया। टोटल 440 लोगों को 19 तारीख को बुलाया गया, ठीक ना। अब 20 तारीख को देखोगे तो 20 तारीख को कुछ लोगों को बुलाया गया, तो 20 तारीख में 250 लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में बुलाया गया 10 बजे से, और 200 लोगों को सेकंड शिफ्ट में बुलाया गया है 2 बजे से, ठीक ना। तो ये आप अपने देख सकते हो। अब बात करें 21 तारीख को, तो 21 तारीख को 250 लोगों को 10 बजे से, और 2 बजे से आपको 210 लोगों को। फिर 22 नवंबर को देखोगे तो 250 लोगों को बुलाया गया है फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे से, और 370 लोगों को बुलाया गया है सेकंड शिफ्ट में 2 बजे से। तो ये पूरा हो गया 18 से 22 तक आपका ईवार से चलेगा। अब देखिए ये ईवार वाला जो फंडा है ना, ये इधर वाला फंडा से मैच भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को 22 तारीख को बुलाया गया तो वो बीसी कैटेगरी में आते हैं, बीसी वाला भी सीट इधर चला गया, तो बीसी में आप सीट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो अब देखिए ये जो पूरा हुआ ना, ये पूरा अगर जो ये काउंसलिंग 22 तक खत्म होगा, तो 22 तारीख के बाद से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ईवार से मिला होगा, बहुत लोग होंगे जिनको ईवार से नहीं मिल रहा होगा, तो वो लोग अपने कैटेगरी से बाकायदा ले चुके रहेंगे, तो कैटेगरी की सीटें घट जाएंगी, बढ़ भी सकती है, ठीक है। जो मान लीजिए कि कैटेगरी से जो
लोग ले लिए हैं तो इनका तो एक कैटेगरी से कम हो जाएगा सीट। जैसे मान लीजिए कि टोटल मैं बात करूं कि मान लीजिए कि एसी में 233 सीट है, एक लोगों ने ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे अब 232 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि कैटेगरी में भी आ रहे हैं और इवार में भी आ रहे हैं, तो इवार से ही उनको मिल गया तो कैटेगरी वाला सीट यहाँ पे पूरा बच्चा का बच्चा रह गया। तो इधर बच भी सकता है, इधर घट भी सकता है, इधर घट भी सकता है, इधर बट भी सकता है। तो क्या चीज़ें होंगे ये कहना मुश्किल होगा, वो तो काउंसिलिंग होता है उसके अनुसार पता चलता है। तो मैं सिंपल यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले अपना मॉपअप काउंसिलिंग इवार दिन जाना है और आपको कैटेगरी है तो कैटेगरी से भी अलॉट कराने की बात रखनी है वहाँ पे, क्योंकि ये साफ साफ बोर्ड ने क्लियर बता दिया है। तो ये चीज़ आपको करके जानी है। बाकी हम लोग देखें 23 नवंबर 2022 को एससी वालों को बुलाया गया है और एसटी वालों को और ईबीसी वालों को बुलाया गया है। तो एससी में जो टोटल बुलाया गया लड़कों का वो 232 लोगों को बुलाया गया है 23 नवंबर को, और एसटी वाले में मात्र 14 लोगों को ही बुलाया गया। ईबीसी में 606 लोगों को बुलाया गया। अब देखिए 606 हो गए यहाँ पे, और एक दिन में यहाँ पे मतलब कि 200-300 करके लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ पे 600 कैसे। तो देखिए ईबीसी वाला बहुत लोग जिनका इवार से रैंक बना हुआ तो वो लोग इवार से ले लेंगे तो ये सीट यहाँ पे भीड़ मतलब कम रहेगी। इसमें बाकायदा नोटिस आप पढ़ोगे तो नोटिस में बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपने ऑन टाइम नहीं पहुँचते हो तो आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, मतलब कि आपका सीट रिजर्व हो या नहीं रहेगा उसका कोई बोर्ड जिम्मेवारी नहीं रहेगा, तो आपको अपने टाइम पे ही पहुंचना है। उसके बाद से हम लोग देखें 24 नवंबर को तो बीसी और आरसीजी और ईडब्ल्यूएस को बुलाया गया। टोटल बीसी में जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपका 720 लोग हैं और आरसीजी में पूरा जो आपका पार्टिसिपेंट है मॉपअप के लिए वो 420 हैं और ईडब्ल्यूएस में आपका टोटल 34 लोग हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉपअप के लिए। तो देख सकते हो वहाँ पे टोटल आप सबको जोड़ोगे, बाकायदा इसको जोड़ोगे और इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि यही सीट यहाँ पे भी रहता है, ये इवार में भी दिखा रहा तो ये कैटेगरी में इनका दिखाता ही होगा। तो टोटल आप देखोगे तो ये आपका 2150, ठीक ना, 2150 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मॉपअप के लिए अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें से कि आपको सीट कितने हैं 1323 ही है। तो बाकी लोग को यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए लास्ट में आप नोटिस को पढ़ोगे तो लास्ट में बाकायदा एक चीज़ और लिखा हुआ है कि इस राउंड में कॉलेज या अपना ब्रांच लेना और मिलना कोई जिम्मेवारी नहीं है बोर्ड की, मतलब कि बोर्ड ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि इस मॉपअप राउंड में किसी को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है। और लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक चीज़ और आपको मेंशन किया गया था जो कि मैंने नोटिस में पढ़ा, सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ। देखिए उसमें क्या लिखा था कि अगर आप मान लीजिए कि किसी कारणवश किसी दिन नहीं पहुंच पाते हो, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बुलाया गया 18 तारीख को, आप 18 तारीख को नहीं पहुंच पाते हो तो उस केस में आपको क्या करना है। देखिए 18 तारीख को आप नहीं पहुंच पाते हो तो आप 19 तारीख को पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि उसने पता है क्या लिखा है कि अगर 18 तारीख को आप नहीं आए हो तो एक वैलिड रीजन लेके आइए कि आप 18 तारीख को क्यों नहीं आए हैं। अगर 18 तारीख को आपको नहीं मिला है, नहीं आए हैं तो 18 तारीख को मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब 19 तारीख को आप जा रहे हैं तो 19 तारीख को आपको दिया जाएगा, 19 तारीख को आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको वैलिड रीजन लेके आना है कि 18 तारीख को आप क्यों नहीं आए थे, ठीक ना। उसके बाद आपको जो 18 तारीख को जो सीट बचे थे वो सीट तो आपको लेके चला जाएगा ना भाई, वो तो रुकेगा नहीं। तो वो जो सीट लेके चला गया उस सीट के लिए आप अपने को मतलब कि कॉलेज अलॉट नहीं करा सकते हैं, उस सीट के लिए आप कॉलेज अलॉट नहीं करा सकते। लेकिन 19 तारीख का जो काउंसलिंग हो रहा है 19 तारीख वाला में आप पार्टिसिपेट करोगे तो 19 तारीख के शेड्यूल के अनुसार 19 तारीख तक काउंसलिंग में जो भी सीट खाली होगा उसके अनुसार आपको अगर कॉलेज लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक ना। तो ऐसे कुछ करके बताया गया, उसको आप पढ़ोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें थी मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। एक तरीका से अगर आप काउंसलिंग में जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 110% जो भी कॉलेज लेना है, जो भी ब्रांच लेना है वो मिलने के पूरे चांस रहेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ बस चांस रहेगा, कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, चूँकि यहाँ पर मैंने बता दिया है टोटल इतना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतना ही सीट है, और इसमें भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए पर्टिकुलर अलग अलग सीट है और अलग अलग कैटेगरी के लिए है। तो क्या होंगे नहीं होंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बट ये प्रोसेस था, ये रूल था, आपको बताना मेरा जिम्मेवारी, जो कि मैंने बताया। आई होप कि आपको जिम्मेवारी मेरा जो भी है वो मैंने आपको बताया। आपका जिम्मेवारी है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वो आप बिल्कुल बाकायदा करते रहिए। बाकी हम अपने तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। बाकी अभी के लिए इतना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।